मान लो ये डुगो की एब्डोमिनल कैविटी है ना, ये पाउच लाइक कैविटी है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो बर्थ से पहले तो टेस्टिस अंदर की तरफ थे एब्डोमिनल कैविटी में, बट बर्थ के बाद वो डिसेंड कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ बाहर हो गया हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको पीनिस बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल। अगर वाई है तो लड़का होगा, एक्स है तो Hello, welcome back to ICSC वाला। So my name is Upasna and I am your biology mentor। As you know कि आपकी एक माइंड मैप सीरीज चल रही है हर सब्जेक्ट की फॉर क्लास 10 एंड आज का जो चैप्टर होने वाला है बायो का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी है ना, तो ये चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, वो आज के माइंड मैप सीरीज में हम देखने वाले हैं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट हम डिटेल में तो जाएंगे थोड़ा बहुत, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आ सकती हैं पेपर के अंदर, एंड वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, योर चैप्टर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है क्योंकि इससे पहले हमने देखो द नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में हमारा एक सिस्टम रह जाता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कैसे करेंगे इस चैप्टर को, क्या है इस चैप्टर का फ्लो, पहले मैं तुमको ये बता देती हूँ। देखो पहले तो आपको दोनों मेल और फीमेल के सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स, मेल के भी और फीमेल के भी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस जैसे कि हमने क्लासेस में करी है, सेम तरीके से आपको भी डायग्राम की हर एक लेबलिंग, हर एक पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए। तो पहले तो हम सिस्टम्स पढ़ेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में कौन कौन सी स्टेजेस आती है, कैसे कैसे चाइल्ड मतलब डेवलप करता है फॉर 9 मंथ्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट पार्चुरेशन, एंड देन लास्ट में बेटा हम डिस्कस करेंगे ट्विंस के बारे में, आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो जो पूरा चैप्टर है आपका अबाउट द सिस्टम्स ऑफ मेल एंड फीमेल, देन मेंस्ट्रुएशन एंड देन डिलीवरी एंड पार्चुरेशन एंड ऑल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये डायग्राम आपको दिख रहा है। पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। आओ हेडिंग डालें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? पहले तो बेटा आप आउटर स्ट्रक्चर की बात करोगे है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला सेक्स ऑर्गन जो कि हेल्प करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जहां पर मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल गैमीट इज स्पर्म, फीमेल गैमीट इज एग या फिर ओवम। तो मेल गैमीट कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा, टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिस के बारे में काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है। टेस्टिस वन पेयर, मतलब वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन ऑन द राइट साइड, एंड उसके साथ जो भी आपके पार्ट्स एसोसिएटेड होते हैं। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद पीनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड जो भी ग्लैंड्स वगैरह हैं बेटा ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। देन इज ऑल द डिटेल्स अबाउट द टेस्टिस, और ये टेस्टिस का डायग्राम है। तो सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें, इट इज पेयर्ड ऑर्गन। टेस्टिस के अंदर दो मेन चीजें हो रही हैं। फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है, ओके आई विल टेक अ सेपरेट पेज फॉर दिस। लेट्स टॉक अबाउट टेस्टिस। ठीक है, डायग्राम भी मैं आपको बता ही देती हूँ। टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट काम है बेटा। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट जो कि है स्पर्म। मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बोलते हैं। और दूसरा इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स के अंदर, मेल्स को सारे प्यूबर्टी कैरेक्टर्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लड़कों के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो भी हो रहे होंगे, हाइट का इंक्रीज होना, मूछें आना, दाढ़ी आना, है ना, यहाँ पर जो एडम्स एप्पल की फॉर्मेशन होती है, जो ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, बॉडी पर हेयर आ जाना, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाना, ये सारी के जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगर हम टेस्टिस की बात करें, सो इट इज ओवल शेप्ड, और ये क्योंकि इतना डेलिकेट ऑर्गन है तो इसकी आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम। स्क्रोटम, तो स्क्रोटम इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है।
अगर हम टेस्टिस के अंदर कट करके देखें तो टेस्टिस का हम क्रॉस सेक्शन निकाल के देखेंगे, हर जगह स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रही है बेटा। टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कुछ लोब्यूल्स पड़े हुए होते हैं, जिनको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स लाइक दिस। अब मैं सारे तो नहीं बनाऊंगी यहाँ पर। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है बेटा। एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, जो इस डायग्राम में तुमको दिखेंगे। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इसके अंदर जो तुमको ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है ना, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगी, और जब स्पर्म बन जाएंगे ना बेटा, तो ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लोब्यूल से बाहर आ रही होंगी। यहां पर एक जाल बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा ट्यूब्यूल्स का, और इस नेटवर्क को हम रेटेटेस्टिस बोलते हैं। रेटेटेस्टिस है ना, रेटे वर्ड इज रेफर्ड टू एज नेटवर्क। तो यहां पर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बन गया। टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, और स्पर्म को अभी बॉडी से बाहर जाना है। कहां जाना है? यूरेथ्रा तक जाना है। ठीक है, सो फॉर्मेशन कहां हुई? इन द स्पर्म इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर भी कहा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इतनी बात क्लियर है? अब एक बात देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो लोब्यूल्स के अंदर है बेटा, इसके बाहर भी काफी सारे सेल्स पड़े हुए होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी काफी सारे सेल्स पड़े हुए होते हैं। इनको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म को नरिश करने में और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में। राइट, आओ इतना रीड करें। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स है, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एंड देयर आर सम सेल्स। इनके बीच के जो सेल्स होते हैं बेटा, उनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। कुछ सेल्स यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी पड़े हुए होंगे, यहाँ पर, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। आप अपनी बुक जरूर खोलकर बैठना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। द पाउच लाइक कैविटी, जो कि द पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। नाउ यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मेन रीजन दैट टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो कि टेस्टिस में होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता, यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर पे। उसको थोड़ा सा ना कूल टेम्परेचर चाहिए, तो 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, हम बोल सकते हैं 34 या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, एंड टेस्टिस के अंदर होता है। एंड दैट इज व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ताकि वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर मेंटेन कर सके। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जब भी एक मेल है, एक बॉय है, उसका जब बर्थ होता है बेटा, तो बर्थ के बाद ही जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर डिसेंड कर जाते हैं। मान लो ये डुगो की एब्डोमिनल कैविटी है ना, ये पाउच लाइक कैविटी है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो बर्थ से पहले तो टेस्टिस अंदर की तरफ थे एब्डोमिनल कैविटी में, बट बर्थ के बाद वो डिसेंड कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, फंक्शन आपको पता है, टू मेंटेन द टेम्परेचर। अगर डिसेंड नहीं कर पाए, है ना, तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम क्रिप्टोकाइरिडिज्म बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंदर, बेबी बॉय के अंदर ये कंडीशन नहीं हो पाई, दैट इज नोन एज क्रिप्टोकाइरिडिज्म, जहां पर टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाते। क्या कंडीशन होगी उसके अंदर? वो इनफर्टाइल होगा, टेस्टिस स्पर्म फॉर्म नहीं कर पाएंगे, हेल्दी स्पर्म फॉर्म नहीं होंगे। So that condition is cryptokeratism. Is this clear? Now if we talk about other structures, other glands of male reproductive system, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा. Let us draw the diagram all by ourselves. ये हमने बनाई टेस्टिस. टेस्टिस के बाहर हमने कहाँ खत्म किया था? रेटे टेस्टिस में. रेटे टेस्टिस के बाहर बेटा एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा. वासा रेक्टा, ठीक है. और यही ट्यूब आगे जाकर कोयल कर जाती है. कोयल, एक कोयलिंग ट्यूब होती है टेस्टिस के जस्ट बाहर, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस क्या होता है एपिडिडाइमिस के अंदर? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एपिडिडाइमिस इज द कोइल्ड ट्यूब जस्ट लोकेटेड आउटसाइड द टेस्टिस. बेटा यहाँ पर ना अभी जो स्पर्म बने हैं वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं है. आपको पता है ना एक मैच्योर स्पर्म के अंदर क्या होता है? देयर इज हेड, देन देयर इज मिडिल पीस, देन देयर इज टेल. और टेल भी अच्छे से स्विम करनी चाहिए, टेल अच्छे से वर्क करनी चाहिए. अभी जो यहाँ से स्पर्म्स बने वो कंप्लीटली रेडी नहीं होते. एपिडिडाइमिस में जाकर वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होते हैं. तो यहाँ पर होता है एक तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ स्पर्म्स मैच्योर होते हैं. तो एपिडिडाइमिस में मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स भी होता है. मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स.
अब एपिडिडाइमिस के बाद क्या होगा, जैसे ही ये कॉइल्ड ट्यूब नीचे की तरफ थी, अब ये फिर से ऊपर की तरफ उठकर आएगी बेटा, टू गो आउटसाइड द बॉडी, टू गो आउटसाइड, एंड अंदर जाती है ये एब्डोमिनल कैविटी, टू गो आउटसाइड द बॉडी नहीं, टू गो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसको थोड़ा और अच्छे से बना ले। ये ट्यूब यहां से निकली और एंटर करती है ऊपर की तरफ। यहां देखो, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्म को लेके जा रही है तो इसको हम या तो स्पर्म डक्ट बोल सकते हैं, है ना, स्पर्म डक्ट, या फिर बेटा इसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो अभी तक अगर हम स्पर्म का पाथ देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्म हुई थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटिटेस्टिस में चली गई 1, देन रेटिटेस्टिस 2, देन यहां पर आती है वासा एफ्रेंशिया 3, ये आपकी बुक में नहीं है, इसको छोड़ दो। थर्ड लिख लो एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद ये जाएगी स्पर्म डक्ट के अंदर विच इज 4। तो अभी आपको पता है दैट स्पर्म्स आर स्टिल नॉट कंप्लीटली मैच्योर, अभी और भी हमें बेटा स्पर्म को खाना देना है, हमें मीडियम चेंज करना है, स्पर्म का पीएच चेंज करना है, वो सारी चीजें की जाती है। और अभी तो सिर्फ सेल्स बने, सेल्स सीधा बाहर थोड़ी जाएंगे बेटा यूरिथ्रा से, एक्चुअली हमें एक फ्लूइड बनाना पड़ता है जिसमें हमें स्पर्म्स ऐड करने पड़ते हैं, हमें स्पर्म का ध्यान रखना पड़ता है बेटा, ऐसे जैसे हम बारातियों का स्वागत करते हैं ना, सेम तरीके से हमें स्पर्म्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को हेल्दी रखते हैं, सीमेन बनाते हैं। तीनों ग्लैंड्स कैसे लोकेटेड है, देखो ये रहे टेस्टिस, अब हम फ्रंट व्यू देखेंगे, ये रहे टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बाहर क्या है, यहाँ एपिडिडाइमिस वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, यहां से सीधा देखो वास डिफरेंस जा रही है लाइक दिस, वास डिफरेंस। अब थोड़ी देर के लिए वास डिफरेंस को यहीं छोड़ दो। सेंटर में क्या होगा बेटा, मेल्स के अंदर यूरिन और सीमेन का पास आउट वाला रास्ता सेम होता है, दैट इज यूरिथ्रा। तो ऊपर होगा यूरिन वाला यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो रहा है बेटा, यहां पर यूरेटर्स कनेक्टेड है, यूरेटर्स जो किडनी से यूरिन को लेकर आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे क्या जा रहा है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, ठीक है। तो अभी देखो ये वास डिफरेंस ऊपर गए, वास डिफरेंस ऊपर गए, और वास डिफरेंस ना यूरेटर को क्रॉस करके उसके पीछे से उठकर आगे की तरफ आते हैं बेटा, लाइक दिस, है ना। जैसे मान लो इफ दिस इज यूरेटर, तो वास डिफरेंस ऐसे ऊपर जाएगी और पीछे से आगे की तरफ फोल्ड होकर आ जाती है, जैसे यहां दिख रहा है आपको, पीछे से आई है बेटा आगे, ठीक है, यहां पर आ गई, ये भी पीछे से आगे आ गई। अब इसको मिलते हैं 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, क्या मिलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। वन ग्लैंड इज सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, क्या है एक ग्लैंड, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, नाम से ही पता चल रहा है सेमाइनल प्लाज्मा, इसका काम क्या होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड है जो कि सीमेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये एक लिक्विड मीडियम ऐड करता है बेटा स्पर्म के साथ। नाउ स्पर्म लिक्विड मीडियम के साथ ऐड हो गए तो सीमेन बन गया, सीमेन, इट इज मिल्की, है ना, इट इज मिल्की सब्सटेंस, मिल्की वाइटिश ऐसा सब्सटेंस होता है, मिल्की एंड वाइटिश सीमेन, जिसके अंदर लिक्विड आ गया बहुत सारा एंड स्पर्म सेल्स आ गए। किसने करा ये काम, सेमाइनल प्लाज्मा ने हेल्प किया। और it adds fructose to the semen. Fructose is very important. फ्रुक्टोज बेटा एनर्जी गिविंग शुगर होती है जो कि सीमेन को खाने की तरह, मतलब खाना देती है बेसिकली। अभी मैंने बोला ना, हमें स्पर्म की बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पर्म की बहुत केयर करनी पड़ेगी। स्पर्म को बेटा यहाँ से तो निकलना ही है, उसके बाद इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर फर्टिलाइजेशन भी करनी है। अगर हम किसी कपल की बात करें हु वांट्स टू हैव अ बेबी, तो हेल्दी स्पर्म होने चाहिए। हेल्दी स्पर्म होने के लिए फ्रुक्टोज अच्छा खासा मिलना चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए स्पर्म को, है ना, खाना मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये सारा ध्यान किसने रखा बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा ने रखा, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा ने फ्रुक्टोज ऐड कर दिया। ये यहां से क्या आ रही थी, वास डिफरेंस, ये आगे आती है, मिलती है सेमाइनल प्लाज्मा से, और ये एंटर कर जाती है यूरिथ्रा के अंदर, एंटर कर जाती है यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। अभी ग्लैंड्स खत्म नहीं हुए, 2 और ग्लैंड्स होते हैं जो कि अभी और बारातियों का स्वागत करेंगे। सेमाइनल प्लाज्मा इज डन। एक होता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड अकेला होता है, पेयर में नहीं होता। जैसे सेमाइनल प्लाज्मा का लेफ्ट और राइट साइड पेयर दिख रहा है तुमको, यहीं पर एक ट्राइंगल शेप का प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो यूरिथ्रा को ना ऐसे कवर करके रखता है, लाइक दिस, ऐसे कवर करके रखता है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और यूरिथ्रा जहां से स्टार्ट हो रही थी,
यहां से मान लो यूरेथ्रा स्टार्ट हो रही है बेटा, यहां पर दो मटर जैसे और ग्लैंड पड़े हुए हैं जिनको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कहां लिखूं, यहां लिख दूं काउपर्स ग्लैंड या फिर इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ऊपर जो सिंगल है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों ग्लैंड्स का क्या काम है बेटा, ये दोनों ग्लैंड्स भी ना सीमेन को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। सीमेन के अंदर कैल्शियम डाला जाता है एंड ऑल्सो इसका पीएच चेंज किया जाता है। काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन होता है लुब्रिकेंट बनाना, लुब्रिकेशन में हेल्प करना। लुब्रिकेशन आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे अगर हम किसी मशीन की फंक्शनिंग की बात करें तो उसमें ऑयल डाला जाता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पर भी लुब्रिकेशन ऐड करने में कौन हेल्प करता है, काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड भी पीएच को मेंटेन करेगा। बेसिकली स्पर्म की अल्कलाइन पीएच की जाती है, सीमेन की अल्कलाइन पीएच की जाती है, क्योंकि यूरेथ्रा के अंदर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पूरा का पूरा एसिडिक माहौल होता है। अगर ये सारे एसिड में चले गए स्पर्म्स तो मर जाएंगे। तो ये अल्कलाइन बिहेवियर लेकर जाते हैं, जब ये एसिड से मिले तो ये न्यूट्रल हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहां नीचे यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा सीमेन। यूरेथ्रा से क्या पास आउट हो जाएगा, सीमेन। और बेटा यूरिन भी यहीं से पास आउट होता है। तो मेल्स के अंदर इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि देखो यहां से ही यूरिन भी पास हो रहा है और यहां से ही सीमेन भी पास हो रहा है। इसके अलावा यहां पर प्रेजेंट होगा कॉप्युलेटरी ऑर्गन जिसको हम पीनिस बोलते हैं, पीनिस, ठीक है। दिस इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। पीनिस के अंदर बहुत सारी नर्व्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स। आओ एक बार हम इसका साइड व्यू भी देख लें, ध्यान से देखना। जो जो मैंने लेबलिंग्स बताई है वो सब आपको यहाँ दिखेंगी। टेस्टिस हो गया, टेस्टिस किसके अंदर है, स्क्रोटम, स्क्रोटम से बाहर देखो एपिडिडाइमिस जा रहा है। ये कर्व हुई ट्यूब एपिडिडाइमिस है, फिर एपिडिडाइमिस नीचे से ऊपर उठकर आती है जिसको हम वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट बोलते हैं। ये येलो कलर का क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी यूरिथ्रा में ओपन होगा, देखो रेड कलर से बना रही हूं। ये यूरिनरी ब्लैडर वाली कनेक्शन है पाइप की यूरिथ्रा वाली, ये रही यूरिथ्रा, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये जो तुमको पीछे की तरफ दिख रहा है दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर में नहीं दिख रहा है, इट इज ओनली वन, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सेमाइनल वेसाइकल है। सेमाइनल वेसाइकल भी कंट्रीब्यूट किसमें कर रहा है, अपनी डक को किसमें ओपन कर रहा है बेटा, यूरिथ्रा के अंदर। और यहां आपको साइड में दिख रहा होगा काउपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। थोड़ी खिचड़ी पक गई है यहाँ पर, बट मैं हटा देती हूँ, अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा। बाहर हो गया हमारा कॉप्युलेटरी ऑर्गन जिसको पीनिस बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, एपिडिडाइमिस, ठीक है। ऑल क्लियर। ये तुम्हारा फ्लो चार्ट लगा हुआ है नॉट इन एनसीईआरटी, इन योर बुक। लेट्स रीड इट। एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ो। सेमाइनल वेसाइकल का क्या फंक्शन है, सीमेन बनाना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक लिक्विड मीडियम चाहिए ना, तो लिक्विड मीडियम किसने ऐड किया, सेमाइनल वेसाइकल ने ऐड किया। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन देखो, ये अल्कलाइन पीएच कर देता है। बल्बो यूरेथ्रल का क्या काम है, लुब्रिकेंट की तरह काम कराता है, ठीक है। उसके अलावा पीनिस का क्या काम है, जैसे मैंने बोला ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, मतलब ये हेल्प करता है स्पर्म्स को इंसर्ट करने में इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है, हेल्प्स इन मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। देन स्पर्म डक्ट किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, टेस्टिस से स्पर्म्स को उठाएगा और ऊपर वास डिफरेंस के अंदर कनेक्ट कराएगा, ठीक है। ग्लैंड्स आर डन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या आप स्पर्म का रास्ता, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट का रास्ता है, पाथवे है, वो बता सकते हो। तो सबसे पहले स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आए बेटा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जिसको हम रेटेटेस्टिस बोल रहे थे, रेटेटेस्टिस। उसके बाद आती है वासा इफरेंशिया। रेटेटेस्टिस एक और ट्यूब के अंदर ओपन होती है। रेटेटेस्टिस वाज नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब यहां से एक ट्यूब ओपन हुएगी जिसको वासा इफरेंशिया बोलते हैं। अब ये वासा इफरेंशिया किसमें ओपन हुएगी बेटा, एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। अपर पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस एंड देन लास्ट में स्पर्म डक्ट जिसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं एंड इन द एंड यूरिथ्रा, ठीक है। सो दिस इज द पाथवे। आप एपिडिडाइमिस को एक बार भी लिख सकते हो, 3 पार्ट्स अलग से लिखने की बजाय।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ऑब्वियसली ओवरीज, क्योंकि ओवरीज के अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही है, ओवम की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे ही ओवरीज मैच्योर होती हैं वो एंटर कर जाती हैं किसके अंदर? लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले हम ओवरीज बना लेते हैं। ओवरीज हैंगिंग तो नहीं होंगी, हवा में तो नहीं होंगी बेटा, वो यूटेरस की वॉल से एक लिगामेंट की हेल्प से अटैच्ड होती। ठीक है, यहां पर क्या है? यूटेरस। यूटेरस ऐसा लगता है, पैर देखा है तुमने, एक फ्रूट होता है ना नाशपाती, तो उस नाशपाती को उल्टा कर दो, ऐसी कुछ शेप लगती है हमें यूटेरस की। ये सेंटर में यूटेरस है। अब यूटेरस के ऊपर की तरफ दो ट्यूब्स जा रही होती हैं जिनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, या फिर इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब्स ओवरी को डायरेक्ट टच नहीं करती, बट इसके एंड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैंने बनाया, देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो ओवरी के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं। यहां पर थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है, अगेन दूसरी साइड भी फेलोपियन ट्यूब होगी। अब आपको पेयर में क्या क्या दिख रहा है? फेलोपियन ट्यूब्स पेयर में है, ओवरीज पेयर में है, यूटेरस इज सिंगल है ना, यूटेरस एक ही है, एंड हाँ यूटेरस इज वन। ठीक है, दिस इज सर्विक्स, नैरो पार्ट, एंड देन लास्ट में इट ओपन्स इनटू वेजाइना। ठीक है, चलो नाउ दिस एक्सटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज वल्वा। वल्वा को अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। दिस इज नोन एज द ओपनिंग ऑफ वल्वा इज नोन एज वेजाइना। वेजाइना के ऊपर एक और नैरो सा पोर्शन होता है बेटा जिसको सर्विक्स बोलते हैं। आपने सुना होगा सर्विकल कैंसर के बारे में। सो दिस इज मोर लाइक, वेजाइना के ऊपर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ठीक है, ऊपर वाली ओपनिंग को सर्विक्स बोलते हैं। उसके अंदर ये है यूटेरस। यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज मदर्स वूम। यहीं पर बच्चे की डेवलपमेंट होती है 9 मंथ्स। यहीं से अटैच्ड है देखो ओवरीज। तो ओवरी के अंदर जब ओवम बनेगा वो कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से पास ऑन होकर यूटेरस के अंदर फर्टिलाइजेशन होकर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वल्वा की, तो वल्वा के अंदर क्या पार्ट्स है? सबसे पहले तो देखो देयर इज वन ओपनिंग, उसके ऊपर होता है एक यूरिनरी ट्रैक्ट जहां से यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, इसके बाहर बेटा कुछ ना देयर आर फोल्डिंग्स विच आर नोन एज लेबिया माइनोरा। ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। लेबिया मतलब लिप्स, माइनोरा फोल्डेड लिप्स होते हैं, छोटे लिप्स होते हैं जिसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। उसके बाहर देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज लेबिया मेजोरा। बेटा आउटसाइड प्यूबिक हेयर वाले है ना, लेबिया मेजोरा, दीज आर आउटर कवरिंग्स ऑफ द ओपनिंग। इसका डायग्राम देखें, लुक एट दिस डायग्राम। यहां पर क्या है? नीचे वल्वा, कहां गया वल्वा? वल्वा, यस देयर इज वल्वा। ये डायग्राम मैंने अभी बनाया, देखो देयर इज वल्वा, देन ऊपर वेजाइना है, ये नैरो एरिया को हम सर्विक्स बोलते हैं और ये ओपन होता है यूटेरस के अंदर। साइड में है फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। क्लियर है यहां तक? अब यहां आ जाओ, ये साइड व्यू है। साइड व्यू में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज ओपनिंग विच इज नोन एज वल्वा। ऊपर की तरफ क्या है? वेजाइना। ठीक है, चलो वन मोर डायग्राम इज देयर, वो भी सेम डायग्राम है। नाउ देयर आर सम मोर पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं। बेटा क्या होता है, जो वल्वा है ना, जो एक्सटीरियर जेनिटेलिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम हाइमन बोलते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज में या फिर प्यूबर्टी से पहले या प्यूबर्टी के आसपास भी हाइमन कैन ब्रेक। सो हाइमन या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ब्रेक होती है या फिर साइकिलिंग करने से, विग्रस एक्सरसाइज करने से, है ना, कोई स्पोर्ट्स वुमेन है उनके अंदर भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। ओके जी, दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज डन। इसके बाद यूटेरस की थोड़ी सी और बात करेंगे। यूटेरस की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। याद आया? एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है जो कि वैस्कुलर है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, एंड इट इज ऑल्सो ग्लैंडुलर, क्योंकि यहाँ पर बेटा बाद में ग्लैंड्स भी बनते हैं जो कि सीक्रीट करते हैं अगर प्रेगनेंसी हुई तो। सो सबसे अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम टेम्परेरी होती है बेटा, ये शेड भी हो सकती है। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ब्लीडिंग होती है वो इसी एंडोमेट्रियम के शेड होने की वजह से होती है। क्लियर है? नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम?
ओवरीज का पेयर है, ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर शेप्ड यूटेरस होता है जहां पर एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। देन देयर इज वेजाइना एंड देन देयर इज वल्वा विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट। वेजाइना की अगर हम लेंथ देखें तो 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो सबसे पहले जैसे वल्वा से ऊपर हम जाएंगे तो वेजाइना, फिर उसके ऊपर जो नैरो पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है देखो, व्हाट इज हाइमन। जो वेजाइना की ओपनिंग है वहां पर एक टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। ठीक है, देन एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं, वल्वा। इसके अंदर दो ओपनिंग्स होती है बेटा, दो ओपनिंग्स। कहां गया डायग्राम में, एक ये वाली ओपनिंग होती है जहां से यूरिन पास आउट होता है, एंड ये यूटेरस की ओपनिंग होती है। ठीक है, कहां गया, ये रहा। इट कंटेन्स इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स यूरिथ्रा एंड वेजाइना। वल्वा की जो साइड्स हैं वहां पर दो स्मॉल फ्लैशी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, लेसर लिप्स। और उसके बाद ऊपर इट इज हिडन बाय लार्ज हेयरी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, जैसे अभी डायग्राम में बनाया। ये वाला डायग्राम आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको मेन ये वाला डायग्राम बनाने के लिए आएगा बेटा, जो अभी मैंने बनाया ना कंप्लीट। आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम नहीं आएगा, आपको पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो इंटरनल है उसका डायग्राम आ सकता है। इन द अपर मोस्ट एंगल ऑफ द वल्वा इन फ्रंट ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग इज लोकेटेड अ स्मॉल इरेक्टाइल क्लाइटोरिस। ये क्या है, देखो यहां से एक क्वेश्चन जो बन सकता है, फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा की ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है जहां से यूरिन पास आउट होगा उसकी ओपनिंग के आसपास एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। इस क्लाइटोरिस को हम फीमेल्स के अंदर जो क्लाइटोरिस है उसको मेल के सेंसिटिव पार्ट से कंपेयर करते हैं, विच इज सेंसिटिव एंड इज इक्विवेलेंट टू द मेल पीनिस। क्लाइटोरिस इन मेल्स, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम मेल पीनिस के सेंसिटिव एरिया की बात करें तो वो किससे कंपेयर कर सकते हो आप फीमेल्स में, क्लाइटोरिस से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद अपने को पढ़ना है बेटा ओव्यूलेशन। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो पहले तो कब होता है, देखो जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, आपको पता है यहाँ पर ओवरी जो है वो फॉलिकल बनाती है, फॉलिकल को मैच्योर करती है और एग बनाती है। देखो एग और ओवम वैसे तो काफी सिमिलर टर्म्स है बट इसमें डिफरेंसेस भी हैं। आपने वो एग देखा है, चिकन वाला एग या फिर कोई भी एग जो आपने देखा है, उसके अंदर जो योक वाला पार्ट होता है दैट इज ओवम, और जो बाहर सारा व्हाइट वाला एरिया होता है जिसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं दैट इज द प्रोटीन पार्ट, और जो लेयर होती है बाहर कवर जिसको हम तोड़ते हैं व्हाइल मेकिंग ऑमलेट, है ना, उसको कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बोलते हैं। तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, बीच में प्रोटीन पार्ट होता है। तो एग और ओवम में अगर स्लाइटली डिफरेंस देखें तो एक्चुअली द येलो पार्ट दैट वी सी इन द एग इज द ओवम। ओके, अब हमारी बॉडी में भी ओवम बनता है, फीमेल्स की बॉडी में एवरी मंथ 1 ओवम इज प्रोड्यूस। अब ये जो ओवम बनता है दिस इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। फीमेल हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी से बनने वाले दो हॉर्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये डायग्राम में हटा रही हूं यहाँ पे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। These are ओवरी से बनने वाले हॉर्मोन्स, ओवरियन हॉर्मोन्स। दो होते हैं फीमेल में, वन इज बेटा एस्ट्रोजन एंड अनदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन। सो ये सारे फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे यही हॉर्मोन्स हैं जो प्यूबर्टी के बाद एग फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ओवम फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ये सारे फेमिनिन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूबर्टी के बाद गर्ल्स के जो हिप्स होते हैं वो काफी ब्रॉड हो जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एंड वी से कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये एक्चुअली एक साइकिल है 28 दिन की जो कि हॉर्मोन्स के हेल्प से कंट्रोल होती है। सिर्फ ये हॉर्मोन्स नहीं, एक्चुअली आपने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम, आप पढ़ चुके हो, तो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स बनते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका भी काफी रोल होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। सो नाउ ये चार हार्मोन्स पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो मान लो कोई भी गर्ल है जो कि प्यूबर्टी पर आ चुकी है, गर्ल्स के अंदर मेल्स के कंपैरिजन में जल्दी प्यूबर्टी आती है, यानी कि 11-12 ईयर्स में, बट आजकल इतना लाइफस्टाइल चेंज हो गया है तो बेटा बहुत ही जल्दी गर्ल्स को प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो रहा है। बॉयज के अंदर जो हम एवरेज एज मानते हैं दैट इज 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज, जहां पर उनको प्यूबर्टी आती है। ठीक है, नाउ अगर हम किसी गर्ल की बात करें जिसमें प्यूबर्टी हिट हो चुकी है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो एफएसएच, एफएसएच की फुल फॉर्म देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच जाता है ओवरी के पास और यहां ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग्स पड़े हुए हैं। जब एक बेबी का, गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है ना बेटा, उसके ओवरी के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे इमेच्योर ओवम पड़े हुए होते हैं। जब प्यूबर्टी आती है तो एफएसएच उन इमेच्योर ओवम को हर महीने मैच्योर कराता रहता है। कुछ तो खुद एग बन जाते हैं मैच्योर होकर, और कुछ बेटा उस एग की प्रोटेक्शन की लेयर्स भी बनाना शुरू कर देते हैं, जिनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, सो क्या बोला मैंने, एफएसएच आएगा, इसमें से एक फॉलिकल को चूज करेगा जो कि एक महीने के लिए, मान लो जनवरी मंथ की बात हो रही है, तो जनवरी मंथ के लिए एग बनाने में हेल्प करेगा और बाकी फॉलिकल्स उसकी कवरिंग करेंगे। ठीक है, आ जाओ, हम एक काम करते हैं, चार्ट बना ही लेते हैं। ठीक है, इसको समझ ही लेते हैं चार्ट से, क्योंकि मैं समझती हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत देता है। आ जाओ, चार्ट से समझेंगे, उसके बाद फिर तुमको सारे फेजेस अच्छे से समझ आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए। यहां पर बात करेंगे बेटा एफएसएच और एलएच की, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। यहां पर हम बात करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, ये ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। इस फ्लोचार्ट नहीं, इस क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, 28 दिन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो इस चार्ट के थ्रू हम समझ लेंगे। नीचे एंडोमेट्रियम की बात करते हैं, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा 28 डेज की साइकिल होती है, तो यहाँ पर डेज भी मेंशन कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 को बड़ा बड़ा लिखेंगे, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28। ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे ओवम की, ओवम कैसे डेवलप कर रहा है, क्या क्या ओवम के अंदर, ओवम इन ओवरी, क्या क्या यहां पर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा मान लो कि किसी की साइकिल खत्म हुई है, जस्ट 28 डेज खत्म हुए हैं और साइकिल बिल्कुल खत्म हुई है एक तरीके से। ठीक है, 1 से लेकर या 0 से लेकर 1 से लेकर 28 डेज की ये साइकिल होती है। अब सबसे पहले दिन की बात करें, स्टार्टिंग हमेशा होती है मेंस्ट्रुअल फ्लो से, वहीं से हम साइकिल को समझते हैं। जब पूरी साइकिल समझ आ जाएगी तो तुमको पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात सबसे पहले क्यों करी थी। अभी एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो बिल्कुल ही डेड है, रिग्रेस हो रही है। ठीक है, बिल्कुल रिग्रेस हो चुकी है बेटा, यहां से भी बिल्कुल रिग्रेस हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है। एंडोमेट्रियम इज वैस्कुलर और ग्लैंडुलर लेयर जो यूटेरस के अंदर होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो एंडोमेट्रियम बॉडी से रिग्रेस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो, राइट। किसी ये मैटर करता है, 28 दिन हम एवरेज लेकर चलते हैं। कुछ गर्ल्स के अंदर हो सकता है 26 दिन की साइकिल हो, कुछ गर्ल्स के अंदर हो सकता है 30 to 34 डेज की साइकिल हो, बट ऑन एन एवरेज वी टेक इट एज 28 डेज। ओके, नाउ सारी बातें जो यहाँ पर रेंज लेंगे ना वो एवरेज की बात करेंगे, एक नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। 1 से 5 दिन मान लो यहां तक, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो वाला टाइम कहलाता है, क्योंकि इस टाइम पर एंडोमेट्रियम बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है, और बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका अमाउंट भी बहुत कम है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट भी बहुत कम है। तो देखो यहाँ मैं प्रोजेस्टेरॉन ऐसे नॉर्मल रख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो हो चुका है, बेसिकली बॉडी के अंदर एग नहीं है, एग जा चुका है, डिस्कार्ड हो चुका है, बट अब नया एग बनाने का टाइम आ गया है। ठीक है, मान लो जनवरी मंथ बीत गया, उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, अब नए मंथ में नया एग बनेगा। नया एग बनाने के लिए सबसे पहले एफएसएच का लेवल बढ़ता है। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो एफएसएच, एक ही पेन यूज कर लू ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो हमारी ओवरी के अंदर, ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर एफएसएच बढ़ने की वजह से ओवरी के पास ये एफएसएच जाएगा और इसके फॉलिकल को मैच्योर होने का सिग्नल देगा। तो ये इसका फॉलिकल है जो धीरे धीरे मैच्योर होगा। मान लो ये फॉलिकल है बेटा, इसके आसपास बाकी सारे फॉलिकल्स मिलकर लेयर बनाते हैं और इसको मैच्योर कराते हैं। तो अभी मैच्योरेशन स्टार्ट हो गई है। ये ओवरी के अंदर चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, ये ओवरी के अंदर चेंज हो रहा है। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, नाम ही क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये ओवरी से फॉलिकल बनाने का सिग्नल देता है। एक फॉलिकल डिसाइड किया जाता है, रैंडमली डिसाइड होता है कि वो एग में चेंज होगा, उसके बाहर
लेयर्स बन जाती है। तो इस फेज को हम बोल सकते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? फॉलिकल डेवलपमेंट या फॉलिकल मैच्योरेशन आप बोल सकते हो। जैसे ये फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं ना, बड़े हो रहे होते हैं, इनके आसपास लेयर्स बन रही होती है, अपने अंदर से ये एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। ये अपने अंदर से नहीं, बट ये हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट कराते हैं, विच इज एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को स्टार्ट कराएंगे। जैसे जैसे देखो ये मैच्योर हो रहे हैं, पीरियड फ्लो खत्म हो चुका है, 5वां दिन खत्म हो चुका है, अब फिर से साइकिल स्टार्ट होगी। तो साइकिल कैसे स्टार्ट हुई? एफएसएच ने ओवरी को सिग्नल दिया, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई और डेवलपिंग फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन अभी भी वही है। एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को थिक करने का सिग्नल देता है। यहां पर एंडोमेट्रियम भी थोड़ी थोड़ी थिक होनी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी थिक होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा, थिक होनी स्टार्ट हो गई है, बस इतना भी लिखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन अभी भी उतना ही है। डेवलपमेंट होती गई होती गई होती गई और आ गया बेटा 14th डे। 14th डे को थोड़ा लंबा दिखाएंगे। यहां पर 14th डे पर आपका जो फॉलिकल है वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा। फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा। एक मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल ये सबसे मतलब डेवलप्ड स्टेज होगी बेटा। ग्राफियन फॉलिकल बन गया था 13th डे तक और 14th डे पर ग्राफियन फॉलिकल ने अपने अंदर से बना हुआ ओवम रिलीज कर दिया। बना हुआ ओवम, इसको वैसे सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, बट अभी हम ओवम ही बोलेंगे क्योंकि हमने जेनेसिस डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो इसने ओवम रिलीज करा और बाकी की जो लेयर्स थी ना फॉलिकल्स की बेटा, वो वहीं पर रह गई और मैच्योर ओवम रिलीज हो चुका है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है और अपने अंदर से ओवम रिलीज कर देता है। कौन से डे? 14th डे। इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ठीक है, यहां पर 1 से 5 वाला कौन सा दिन था? मेंस्ट्रुअल फ्लो। यहां पर तुम देख रहे हो 5 से लेकर 13 तक फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। ये फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ रटने वाला है नहीं बेटा। फॉलिक्यूलर फेज मतलब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो ओवरी के अंदर हो रही होगी। क्लियर हुआ यहां तक? 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ, ये एग यहां पर रिलीज हो गया। अब मान लो बॉडी के अंदर स्पर्म प्रेजेंट थे। स्पर्म 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो 14th डे से पहले मान लो 10वें दिन 11वें दिन अगर स्पर्म प्रेजेंट थे बॉडी के अंदर, तो वो फर्टिलाइज कर जाएंगे और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एग की कैपेसिटी कितनी होती है रहने की? 24 दिन तक आपका एग भी जिंदा रह सकता है। तो एक दिन मान लो 24 आवर्स तक ये सर्वाइव कर गया, उसके बाद अगर स्पर्म्स आए बॉडी के अंदर तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ये 14th डे होता है, ये हाई फर्टिलाइजेशन वाला टाइम होता है क्योंकि इसमें अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एग बना है एक तरीके से। बट यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पड़ रही है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ऑब्वियसली स्पर्म्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकती थी बट स्पर्म्स आर नॉट प्रेजेंट। व्हाट विल हैपन नाउ? बट इसको अभी भी लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो ये अभी भी ऐसे ट्रीट करती है पूरे यूटेरस को कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस स्टिल आर देयर। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन? ओवम निकल गया, जो ऊपर की तरफ पार्ट रह गया है उसको बोलते हैं बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर प्रेगनेंसी होती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना ही क्यों था? प्रेगनेंसी होती तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता। 14th डे पर यही हुआ। ये अभी भी मान के चल रहा है प्रेगनेंसी होगी। एग रिलीज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम को और ज्यादा मैच्योर और डेवलप करने की कोशिश करता है, और ज्यादा मैच्योर और डेवलप करने की कोशिश करता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता गया और एंडोमेट्रियम हमारी थिक होती गई। ठीक है, एस्ट्रोजन का क्या होगा बेटा? अभी तक देखो प्रोजेस्टेरॉन का क्या था? प्रोजेस्टेरॉन अपना नॉर्मल चल रहा है, ठंडा चल रहा है बिल्कुल। बट जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। एस्ट्रोजन देखो, एस्ट्रोजन यहां पर एस्ट्रोजन फॉलिकल्स की वजह से बढ़ता रहता है। बट एस्ट्रोजन बढ़ता ही रहेगा तो बेटा हमारे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट और ज्यादा होती रहेगी। तो यहां पर एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होता है। यहां पर एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होता है।
कैसे कमांड मिलती है? मतलब एस्ट्रोजन के पास खुद तो दिमाग है नहीं कि कम होना है, कम होना है, कम होना है। क्या होता है ना बेटा, ये एक्चुअली हॉर्मोन्स ना एक दूसरे पर रिलेटेड होते हैं। हमारे ग्लैंड्स को, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सबको ना सिग्नल मिलता है एक दूसरे की कमी से। जैसे हमने फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा था ना, तो यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा, यहाँ पर आ जाओ फिर से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा था, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करा दी, बट ये बढ़ता थोड़ी रहेगा। इसको पता चल गया कि एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो गया, तो ब्रेन को पता चल गया अच्छा एफएसएच ने अपना काम कर दिया, एफएसएच ने फॉलिकल बनाया, फॉलिकल ने एस्ट्रोजन बनाया, ओके द वर्क इज डन। तो अब एफएसएच का काम खत्म ना, ये बॉडी में कम हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, कम रहेगा, अपना काम करके कम हो गया ये, ठीक है। जब ये कम हो गया एक पीक के बाद, तो बेटा ये एस्ट्रोजन भी अब और ज्यादा बढ़ने की मतलब जरूरत नहीं है ना इसकी, तो एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा यहाँ पर। बट प्रोजेस्टेरॉन या कम मत लगाओ, मतलब बिल्कुल कम नहीं होगा, मेंटेन रहेगा एक तरीके से। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के आने की वजह से बढ़ गया, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाले दोनों हार्मोन्स टाइम टू टाइम आ रहे थे। पहले एस्ट्रोजन ने मेंटेन कर दिया, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन ने मेंटेन कर दिया। इतना क्लियर हुआ? एक और हार्मोन है विच इज एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा एलएच सर्ज आता है 14th डे पर, एलएच पीक पर होता है और फिर कम हो जाता है। बुक में दिया नहीं हुआ इतना ज्यादा एफएसएच और एलएच, तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करना चाहती, ठीक है। सो हुआ क्या, एफएसएच एलएच, फिर से रिपीट कर रही हूँ जल्दी से, क्विक रिकैप। एफएसएच ने ओवरी को बोला कि चलो यार फॉलिकल बनाओ, फॉलिकल डेवलप हुए, फॉलिकल डेवलप करते करते एस्ट्रोजन को बनाने लग गए, एस्ट्रोजन बढ़ा तो एंडोमेट्रियम थिक होने लग गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? 14th डे आ गया, आपका एक ओवम तैयार है, कॉर्पस ल्यूटियम पीछे रह गया, बट कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बनाता गया। तो अब देखो एंडोमेट्रियम बरकरार है, बनी हुई है, थिक हो रही है और ज्यादा ग्लैंडुलर हो रही है। एस्ट्रोजन अपना काम कर चुका है तो वो नॉर्मल हो जाएगा जाकर, एफएसएच अपना काम कर चुका है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, और जो एलएच हार्मोन है वो 14th डे पर एक पीक शो करता है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाए जा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन तो तब आता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। ये थिक क्यों हो रही है एंडोमेट्रियम, ये इसीलिए थिक हो रही है कि मान लो जाइगोट बनता तो जाइगोट खुद को इसी लेयर के अंदर बनाकर रखता और बेटा सारा न्यूट्रिशन इसको एंडोमेट्रियम से मिलता। सबसे पहली स्टेज तो यही आती है प्रेगनेंसी की, बट ये काम हुआ नहीं, बस इसको लगा कि हो रहा है, बट इन द एंड लास्ट तक आते आते बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। सो नाउ एवरीथिंग विल डिक्लाइन, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा, काम नहीं है उसका, खत्म हो जाएगा। येलो कलर की बॉडी होती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है। तो अभी तक इसको लग रहा था कि ओहो ओहो 28 दिन आ गए अभी तक, बट जाइगोट नहीं बना, इम्प्लांटेशन नहीं हुई है, तो ये रिग्रेस हो जाएगा और एंडोमेट्रियम भी रिग्रेस हो जाएगी, डिलीट मतलब नीचे की तरफ आएगी। और देखो 28 दिन से हमने यहीं से स्टार्ट किया है, वो एरो नीचे जा रहा था, पीरियड फ्लो, यहाँ पे भी पीरियड फ्लो, बट फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी। प्रोजेस्टेरॉन का कम होना एक सिग्नल जाता है फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि एफएसएच कम हो गया। अच्छा एफएसएच कम हो गया यानी कि फिर से फॉलिकल बनवाना पड़ेगा, फिर से एफएसएच को भेजना पड़ेगा। अगर मान लो प्रेगनेंसी हो जाती, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्ड रहता, बना रहता, क्या एफएसएच बनता उस दौरान? नहीं, क्योंकि ब्रेन को पता है अगर प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्ड है यानी कि एंडोमेट्रियम इज देयर, प्रोजेस्टेरॉन इज मेंटेन्ड, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो नया एफएसएच नहीं बनता उस टाइम पर। समझ आया? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इस पूरे फेज को ल्यूटील फेज बोला जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूटील फेज। इसमें क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर हो रहा है, बट क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। सबसे पहले किसी बच्ची की सबसे पहले अगर पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्श, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहले जो पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, दैट इज मिनार्की बोलते हैं इसको, मिनार्श नहीं मिनार्की। फिर आता है मीनोपॉज। बेटा आपको पता है कि ओवरी के अंदर लिमिटेड फॉलिकल्स होते हैं, है ना? तो अक्सर हम देखते हैं कि 45 से 50 ईयर्स या 55 ईयर्स की एज तक ही वो फॉलिकल्स बचते हैं, उसके बाद ओवरी के अंदर फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं। जब फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे तो एग ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ओल्ड एज में फीमेल के अंदर फॉलिकल्स नहीं बचते हैं, शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट। बट मेन में ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन एंड तक चलती रहती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन का होगा। ब्लीडिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एंडोमेट्रियम के डीजनरेट होने की वजह से। एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स का अच्छा खासा सप्लाई होता है। फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल डेवलपमेंट हो रही थी, 5 से 12 दिन ये चलता है बेटा। फॉलिकल ग्रो होता जाएगा और अपने अंदर से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता रहेगा। दिस हार्मोन कॉजेज द यूटेरस, इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस टू बी थिकर। एस्ट्रोजन बना, उसी ने ही पहले एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा थिक किया। ओव्यूलेटरी फेज 13th और 14th डे फॉलिकल रप्चर हो जाता है, इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं।
एग रिलीज हो जाएगा और फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। जो दो हार्मोन्स हैं FSH और LH, ये प्रोमोट करते हैं, रिलीज कराते हैं बेसिकली। FSH और LH दोनों ने ही रिलीज कराया एग को, रप्चर कराया ग्राफ्टिन फॉलिकल को। ल्यूटियल फेज ये 15 to 28 डेज रहती है एंड मतलब देखो ओव्यूलेशन के बाद पूरा का पूरा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। 28 दिन के बाद वो डिजेनरेट होता है, जैसे ही डिजेनरेट होता है वैसे ही फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यूटेरस लाइनिंग को और ज्यादा थिक कर देगा, ठीक है। जो फॉलिकल खाली हो गया है वो एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू बन जाता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम टिश्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ, इतना डिटेल में दिया ही नहीं हुआ है आपकी बुक के अंदर। सो जस्ट द फेजेस आर मेंशन, डू नॉट ड्रॉ दिस, बट हाँ आप ये पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, ये वाले। आगे आ जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? सो लेट्स कम टू दिस डायग्राम। 14th डे पर ये एग यहाँ रिलीज हो जाता है, फिम्ब्रियाई से निकलता हुआ ये इस एरिया में चला जाता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगी। ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की एम्प्यूला एरिया है। पेरिटोनियल फ्लूइड होता है जो कि फिम्ब्रियाई से रिलीज होता है, वो फ्लूइड हेल्प करता है एग को ऊपर की तरफ जाने में। अगर यहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट है तो मुबारक हो, फर्टिलाइजेशन होगी। स्पर्म प्रेजेंट नहीं थे तो सारी डिजेनरेशन होगी जो अभी हमने पढ़ा। बट नाउ वी हैव टू स्टडी फर्टिलाइजेशन। अब इस केस में फीमेल की प्रेगनेंसी हमें शो करनी है, तो लेट्स जस्ट से स्पर्म्स यहाँ प्रेजेंट थे, जैसे ही स्पर्म और एग फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ फर्टिलाइजेशन भी ऐसे नहीं होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के अंदर भी स्पर्म के अंदर एक रिएक्शन होती है, एक्रोसोम रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। व्हाट हैपेंस इन दिस केस? ड्यूरिंग कॉपुलेशन द स्पर्म्स आर रिलीज इनटू द वेजाइना नियर द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस। स्पर्म्स रिलीज कहाँ होते हैं बेटा? सर्विक्स से के पास रिलीज होते हैं, यहां पर स्पर्म्स रिलीज होते हैं यहां। तो बहुत सारे स्पर्म्स तो इसी रास्ते में मर जाते हैं। एक्चुअली एक इजैक्यूलेशन में 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एक सिंगल इजैक्यूलेशन में, बट यहाँ एग तक सिर्फ और सिर्फ 200 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं। और कुछ स्पर्म यहाँ भी जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड भी जाएंगे। स्पर्म को थोड़ी पता है लेफ्ट जाना है राइट जाना है, वी डोंट नो। दोनों साइड स्पर्म ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड दोनों साइड ही 100 कम से कम स्पर्म पहुंच पाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट हो जाता है। ऐसा क्यों? कहाँ शहीद हो गए बेचारे ये स्पर्म्स? कुछ तो यहाँ सर्विक्स में ही फंस जाते हैं, रास्ता छोटा है देखो आगे की तरफ। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है, तो एसिडिक मीडियम की वजह से स्पर्म मर जाते हैं, है ना। अल्कलाइन इसीलिए किया था, बट बनते भी ये ज्यादा अमाउंट में और कुछ कुछ मर जाते हैं, ठीक है। नाउ ऑल द स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस नॉट हेल्दी, the sperms produced are not healthy, all the sperms are not healthy। कईयों की टेल है, कईयों की टेल नहीं है, कहीं ये मीडियम सर्वाइव कर पाए या नहीं कर पाए। सो नाउ these are released into the vagina near the cervix of the uterus। एक सिंगल इजैक्यूलेशन में 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं बेटा, 200 मिलियन नहीं, डबल कर लो उसको, 400 मिलियन। एंड कैविटी ऑफ द यूटेरस प्रोग्रेसिंग एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm पर मिनट। कितनी ये स्पीड दिखाई गई है कि कितनी स्पीड से ये स्पर्म पहुंचते हैं। अगर आप स्पर्म का डायग्राम देखो या स्ट्रक्चर देखो तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये स्पर्म का हेड है, ये स्पर्म का मिडल पीस होता है, और बेटा एक प्रोटीन से बनी हुई फिलामेंट बोलते हैं इसको, फिलामेंट, या फिर प्यार से इसको टेल भी बुलाते हैं बेटा। स्पर्म की पूंछ, ये टेल ऐसे रोटेटिंग मोशन में घूमती रहती है जिससे स्पर्म आसानी से ट्रैवल कर सके। स्पर्म को स्विम करना है ना सीमेन के अंदर। नाउ इन द मिडिल पीस देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और आप समझ पा रहे हो कि स्पर्म को एनर्जी क्यों चाहिए, बिकॉज इसको इतना ट्रैवल करना है। प्लस इसके अंदर एक और केमिकल होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है, ये लिखा बेटा एक्रोसोम ही है। ये एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। दिस एंजाइम विल परफॉर्म अ रिएक्शन। बेसिकली क्या होगा, ये एक्रोसोम रिएक्शन यहां पर करेगा बेटा, इसके अंदर के सारे केमिकल्स बाहर की तरफ आएंगे, ये एरिया फट जाएगा एंड देन इट विल मेक इट्स एंट्री इनसाइड द एग। बेसिकली ये जो न्यूक्लियस होगा ना इसके अंदर, वो न्यूक्लियस की एंट्री करानी है हमको एग के अंदर। इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा? एक्रोसोम इज डिफरेंट, न्यूक्लियस इज डिफरेंट। यहां पर एक्रोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल हाफ होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। सो इट विल हैव 22 क्रोमोसोम प्लस x, है ना। या फिर ये हो सकता है, यहां लिख दूं तो चलेगा 22 प्लस x, और इट कैन बी 22 प्लस y।
इन दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम इसके अंदर हो सकता है। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट फर्टिलाइजेशन के टाइम पर इन स्पर्म्स के अंदर मियोसिस होती है, एग फॉर्मेशन के टाइम पर भी मियोसिस होती है। 46 का हाफ हाफ किया जाता है 23। तो देखो ये 23 हो गए ना, बाकी बॉडी के क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स 22 और एक सेक्स क्रोमोसोम, यहां पर X है, टोटल कर दिया 23। अगर Y है तो लड़का होगा, X है तो लड़की होगी, राइट। एंड फीमेल्स के भी अंदर क्या कंपोजिशन चल रहा है, 22 प्लस X, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तभी तो बेटा दोनों फ्यूज करके 46 बनाएंगे। तो ये देखो ये सारा सामान इसके अंदर डिसॉल्व होने वाला है एंड फर्टिलाइजेशन होने वाली है। नाउ अगेन ओवम के बाहर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, देयर इज जोना पेलुसिडा, वाइटिलिन मेम्ब्रेन एंड ऑल, वो आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। कोरोना रेडियाटा इज देयर, जोना पेलुसिडा इज देयर, वाइटिलिन मेम्ब्रेन इज देयर, तो वो मैंने आपको डिटेल लेक्चर में पढ़ाया हुआ है एक्स्ट्रा, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, इम्प्लांटेशन कैसे होती है। पहले ना लेट्स कम टू द मेन डायग्राम अगेन, ये वाले डायग्राम पर आ जाते हैं फिर से। यहां पर ये सारी रिएक्शन हो गई होगी, है ना, एक्रोसोम रिएक्शन हो रही होगी और स्पर्म जो है वो फ्यूज कर गया होगा। 200 में से जितने भी स्पर्म बचे, है ना, एक की फर्टिलाइजेशन होगी, वो इसके साथ फ्यूज करेगा और सबसे पहले बनेगा जाइगोट। यहां पर सबसे पहले बनता है जाइगोट। जाइगोट यूनिसेल्युलर है और 46 क्रोमोसोम्स वाला है, डिप्लॉइड होता है। स्पर्म और एग हैप्लॉइड थे। अब ये जाइगोट क्लीवेज शो करेगा, एक सेल 2 में बटेगा, 2 से 4, 4 से 8, है ना, 8 से 16, 2 से ये 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड देन 32। तो जो 16 से 32 वाली स्टेज होती है उसको मॉर्यूला बोलते हैं, ठीक है। अब बन जाएगी एक बॉल ऑफ सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स, यहां पर बॉल आ रही है सेल्स की, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। दिस बॉल ऑफ सेल्स इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट कर देगा, ठीक है। याद है 14 to 28 डेज एंडोमेट्रियम बहुत बढ़िया से मेंटेन रहती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ा रहता है। तो वहां उसी दौरान मान लो 14 से 28 डेज के बीच में अगर ये काम हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, बेटा ये बहुत जल्दी हो जाता है काम। ब्लास्टोसिस्ट ये लगा लो 5-6 दिन का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। 6-7 दिन कॉप्यूलेशन के, स्पर्म की एंट्री के, जाइगोट बनने के 6-7 दिन में ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को एंडोमेट्रियम में इंस्टॉल कर लेता है, अटैच कर लेता है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया, एंडोमेट्रियम में खुद को अटैच कर लेगा। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी। जब जाइगोट बना, दैट इज नॉट द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड इटसेल्फ टू द इनर लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन आ सकती है, अभी याद कर लो, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? The process of fixing of the blastocyst to the endometrium is called implantation. और मोरियोला क्या था? मोरियोला was also the ball of cells। 16 से 32 वाली जो स्टेज होती है सेल्स की, उसको मोरियोला बोलते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद मोरियोला, मोरियोला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? फिर a growing egg after fertilization until the main parts of the body and internal organs have started to take shape. When embryo starts having a look like a baby, it is known as fetus. अभी ब्लास्टोसिस्ट था, अब आप ये लगा लो, कहाँ लिखूं, यहीं पर लिख देती हूँ बेटा, 2 महीने तक, अप टू 2 months और 7-8 weeks, वी कॉल इट एम्ब्रियो। अभी वो इंसान जैसा नहीं लग रहा है, इट इज जस्ट बॉल ऑफ सेल्स और थोड़ी थोड़ी उसके अंदर इंटरनल वी कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है 2 महीने तक, ठीक है, एम्ब्रियो बोलेंगे। फिर तीसरे महीने के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा हाथ और बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म करना शुरू करते हैं, तब हम उसको फीटस बोलते हैं। तो तीसरे महीने में फीटस, तब तक एम्ब्रियो। क्लियर हो गया? अब जो प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस हैं जिसमें ब्लास्टोसिस्ट बना, उसने काफी सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बना ली। इसका मतलब क्या है बेटा, बच्चा जो है वो यूटेरस के अंदर है, उस दौरान भी जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी टाइम, है ना, उस दौरान भी काफी सारे चेंजेस होते हैं। जो एम्ब्रियो है उसके बाहर काफी सारी लेयर्स बनती हैं, उन लेयर्स को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम, ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाहर सबसे पहले तो एक लिक्विड लेयर भर जाती है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये डायग्राम मैं बना दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, तुमको इसमें कंफ्यूजन होगी। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ये मान लो एम्ब्रियो है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर एक फ्लूइड भर जाता है बेटा, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहर एक और लेयर आ जाती है जिसको
एमनियन बोलते हैं। इस लेयर को क्या बोलेंगे? एमनियन। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। एमनियन के फायदे पढ़ेंगे अभी। इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड आता है बेटा, तो बच्चे के जो सेल्स होते हैं ना वो थोड़े से इस फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हम एक इंजेक्शन से यहाँ पर फ्लूइड बाहर निकाल लेते हैं और हम देख सकते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की। क्रोमोसोम्स पता चल जाते हैं अपने को, लास्ट वाला क्रोमोसोम XX है या XY है। ठीक है, इसके बाहर एक और लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉरियन। ये एमनियन से भी हार्ड लेयर है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन के लिए ही बनी है। ठीक है, इसके अलावा देयर इज वन मोर लेयर जिसको एलेंटॉइस बोलते हैं, जो यहाँ पर निकल रही होगी, और एक और लेयर होती है जिसको योक सैक बोलते हैं। ये एलेंटॉइस और योक सैक दोनों डीजनरेट हो जाती है, अपना काम करके डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ लिख दो, दिस इज एलेंटॉइस और ये है योक सैक। ये चारों की चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। वैसे दिया नहीं हुआ बुक के अंदर इतना डिटेल में, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या होगा कि ये देखो, ये जो कॉरियन है ना, कॉरियन, ये कॉरियन अपने अंदर से विलाय फॉर्म करती है, विलाय। ठीक है, जिसको हम कॉरियोनिक विलाय बोलते हैं बेटा। तो ये कॉरियन ऐसे फ्यूचर में जाकर विलाय फॉर्म करेगी। एलेंटॉइस भी इसके साथ हेल्प करता है विलाय बनाने में और ब्लड वेसल्स का सप्लाई करने में। ये देखो, ये विलाय बन गया, विलाय ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन गया इसका। किसने बनाया? कॉरियन ने। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉरियोनिक विलाय, कॉरियोनिक विलाय। ठीक है, दिस इज कॉरियोनिक विलाय। और ये खुद को अटैच करेगा यूटेरस के साथ। तो मान लो ये यूटेरस की अंदर वाली लाइनिंग थी, ये यूटेरस है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, और बेटा ये बन गई यूटेरस के विलाय। ये यूटेरस के विलाय बन रहे हैं जो इसके अंदर लॉक कर रहे हैं, सिस्टम को लॉक कर रहे हैं बेटा। तो इनको हम क्या बोलेंगे? यूटेराइन विलाय। यूटेरस के विलाय यानी कि यूटेराइन विलाय। दोनों साइड विलाय फॉर्मेशन होती है। इस विलाय के अंदर बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है। यूटेरस किसका है? मदर का है। तो यहाँ पर बेटा बहुत सारा ब्लड सप्लाई हो रहा है। बच्चे और मम्मी का जो ब्लड है वो कभी मिक्स नहीं होता, बस क्योंकि ये यूटेरस की जो विलाय है यहाँ पर बहुत सारा ब्लड वेसल्स का सप्लाई है, वही ब्लड अपने अंदर बहुत सारा बच्चे के लिए खाना, ऑक्सीजन, अच्छे अच्छे सामान लेकर आती हैं और ये डिफ्यूजन की हेल्प से यहाँ क्रॉस करके बच्चे के अंदर चले जाते हैं। ये जो एलेंटॉइस तुमको दिख रहा है, ये एलेंटॉइस बेटा फ्यूचर में जाकर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड याद है, आपने देखा होगा काफी सारी मूवीज वगैरह में, 3 इडियट्स में भी दिखाया हुआ है। यहाँ नाभि से ब्लू कलर की एक पाइप जैसा कुछ निकलता है, टिश्यू जैसा कुछ निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, सो ये एलेंटॉइस है जो फ्यूचर में जाकर अम्बिलिकल कॉर्ड बना देती है। क्लियर हुआ? यहाँ पे देख ले, अब तुमको सब दिखेगा। ये देखो, ये येलो वाला योक सैक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। ये कॉरियोनिक विलाय हो गई बेटा, और ये मम्मी का पोर्शन है। ठीक है, एम्ब्रियो हो गया। ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड की बाहर वाली लेयर को एमनियन बोलेंगे, और एमनियन के बाहर क्या है? कॉरियन, जिसने विलाय बनाया है। ठीक है, एमनियन एक सैक है, एक बोरी है जिसके अंदर एम्ब्रियो को पड़ा रखा जाता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एलेंटॉइस। अ फ्लूइड इज फिल्ड इन दिस कैविटी विच इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अच्छा बेटा, नाउ व्हाट इज प्लासेंटा? डू यू नो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लासेंटा। ये जो दोनों कॉरियोनिक विलाय वाला स्ट्रक्चर बन गया ना, ये जो विलाय वाला स्ट्रक्चर बन गया, इसी को प्लासेंटा बोला जाता है। ठीक है, प्लासेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन है। ये भी देखो, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है तुम्हारे लिए। ये योक सैक है, योक सैक, दिस इज एलेंटॉइस, कॉरियोनिक विलाय, ये कॉरियन है, कॉरियन, और इसके बाहर एक और लेयर होगी एमनियन। एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियन है, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड होगा। ये कॉरियन है, कॉरियोनिक विलाय, और ये बेटा यूटेरस है, यूटेरस की विलाय फॉर्म हो रही होगी जिसको यूटेराइन विलाय बोलते हैं। एंड इन दोनों के इंटरडिजिटिंग ऐसे कनेक्शन को प्लासेंटा बोलते हैं। ये ऐसे एक दूसरे के अंदर अटैच्ड होता है। नाउ फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बेटा, कितनी बार, जैसे देखो यहाँ मम्मी की यूटेरस की, यहाँ पर बच्चे की फॉर्मेशन होती है ना यूटेरस में, तो काफी बार बहुत ज्यादा पुश लगता होगा, कभी कभी है ना, होता है ना, बॉडी पर चोट लग जाती है, कभी प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर अगर सीधा बच्चे तक जाएगा तो वो अभी तो डेवलप कर रहा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो प्रेशर को झेल सके, मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए एमनियोटिक फ्लूइड वाली लेयर होती है जो झटके से और मैकेनिकल शॉक से बचाता है जब मम्मी कभी गिर जाए या फिर कभी प्रेशर पड़ जाए। ये प्रेशर अगर पड़ भी रहा है तो हर जगह बांट देता है, इवन प्रेशर कर देता है। मान लो यहाँ बच्चे का सर बन रहा है और इसी तरफ अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो बेटा बच्चे की फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। अलाउज द फीटस सम रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, थोड़ी सी मूवमेंट कराने में हेल्प करता है उसकी कि उसको जगह मिले। प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ द फीटस टू द एमनियन,
और बेटा फीटस बिल्कुल एमनियन से चिपक ना जाए, इसीलिए बीच में ये फ्लूइड है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना, बीच में फ्लूइड इसीलिए होती है। और एक फायदा इसका एक और है कि इससे हम पता लगा सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये आपको डिटेल में इतने ज्यादा नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ नाम दिए हुए हैं, तो इट इज ओके जितना आपने पढ़ना था। जैसे एलेंटोइस क्या करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। कॉरियन क्या करता है, कॉरियोनिक विलाई बनाता है, तो इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पर व्हाट आर द सब्सटेंसेस जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लासेंटा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है, किससे बनता है, विलाई से बनता है। मम्मी के विलाई यानी कि यूटेराइन विलाई, और बच्चे की आउटर मेम्ब्रेन के विलाई यानी कि कॉरियोनिक विलाई के कनेक्शन से बनता है। Disc like structure attached to the uterine wall. A cord containing blood vessels connect the placenta with the fetus. This is called umbilical cord. Umbilical cord किससे बनी, एलेंटोइस से बनी। एलेंटोइस बाद में खुद हट जाती है और umbilical cord फॉर्म कर देती है, ठीक है। Now placenta is formed of two sets of minute finger-like projections. Placenta किससे बना है, दो finger-like projections से मिलकर बना हुआ है। On set of villi, one set of villi are given out by uterine wall and other is given by allantois from the embryo. बेटा यहाँ allantois लिखा है, allantois blood vessel सप्लाई करता है, allantois blood vessel सप्लाई करता है किसके अंदर, कॉरियोनिक विलाई के अंदर। तो कॉरियोनिक विलाई बने, उसके अंदर allantois ने ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करी और allantois ने अम्बिलिकल कॉर्ड बनाया। What are the substances जो कि पास हो सकते हैं प्लासेंटा से। अगर कोई मम्मी अल्कोहल कंज्यूम कर रही है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वो सीधा प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास जाता है, उसकी ग्रोथ पर फर्क डालता है, ठीक है। मदर से बच्चे तक क्या जा रहा है यूज के लिए, ऑक्सीजन जा रहा है बेटा, क्योंकि बच्चा सांस नहीं ले सकता है खुद, ऑक्सीजन मम्मी के ब्लड से जाएगा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, फैट, ग्लिसरॉल सारी अच्छी चीजें, विटामिन है ना, मिनरल, आयंस, तभी मम्मी की डाइट बहुत अच्छी रखी जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ड्रग्स, दवाइयां जाती हैं बेटा बच्चे तक, उसके बाद अल्कोहल और निकोटीन भी जाता है, एंटीबॉडीज भी जाती हैं और वायरसेस भी जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या नहीं जा, और बच्चे से मम्मी के पास क्या आता है, वेस्ट सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यूरिया और बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि बच्चे का एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी नहीं है, वो सारा का सारा अपना बॉडी का सामान मम्मी के थ्रू ही एक्सचेंज करता है, राइट। नेक्स्ट इज जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी। जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी, एक्चुअली दिस इज नॉट जेस्टेशन, हाँ जेस्टेशन है, सॉरी जेस्टेशन। तो 9 मंथ्स की जेस्टेशन अप्रोक्सीमेटली अगर हम डेज देखें तो 280 दिन का ये टाइम पीरियड होता है, जिसमें जाइगोट से पूरा मतलब पूरा फीटस बना बेटा, 9 मंथ्स तक बच्चा रहा है मम्मी के अंदर और उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हुई है। फिर आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है पार्चुरेशन के टाइम पर, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है हमने, ऑक्सीटोसिन। कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पॉजिटिव फीडबैक शो करता है। तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन पर आता है यूटेरस की, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है उतना और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं इसको। तो यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सर्विक्स को क्रॉस करते हुए बच्चा बाहर आ जाता है, दिस इज नोन एज पार्चुरेशन और डिलीवरी, ठीक है। वेरी सॉरी। अब आते हैं बेटा ट्विंस का केस। ट्विंस कैसे हो जाते हैं मैम, दो बच्चे कैसे हो जाते हैं। आपने तो बोला कि एक ही अंडा प्रेजेंट होता है, एक ही एग प्रेजेंट होता है, तो बेटा कभी कभी दो केसेस हो सकते हैं। एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस और एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस। पहले आइडेंटिकल ट्विंस पढ़ाती हूँ। क्या हुआ कि मम्मी ने गलती से मान लो 2 फॉलिकल्स को मैच्योर कर दिया, हो जाता है कभी कभी ऐसा बॉडी के अंदर। याद है ना, एफएसएच जा रहा था, ओवरी को सिग्नल दे रहा था फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए। कभी कभी दोनों ओवरी एक फॉलिकल मैच्योर कर देती हैं और एग बना देती हैं। स्पर्म तो हर जगह जा रहे थे जब आ रहे थे बॉडी के अंदर, तो स्पर्म को दोनों एग मिलते हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द केस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस। सॉरी, वो आइडेंटिकल नहीं, वो फ्रेटर्नल ट्विंस का केस है, जिसमें 2 एग प्रेजेंट थे बॉडी के अंदर, है ना। 2 ova were present in the body, 2 ova were fertilized, ठीक है। अब मान लो ये मम्मी का एग है, लास्ट क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा भी मम्मी के पास तो एक्स ही होगा, बट हो सकता है यहां पर जो स्पर्म आए वो एक्स आए, दूसरा वाला जो स्पर्म हो वो वाई हो। तो यहां पर गर्ल और बॉय, भाई बहन के चांसेस भी होते हैं, गर्ल के चांसेस भी होते हैं, है ना, या फिर बॉय के चांसेस भी होते हैं। तो आप जब ट्विंस देखते हो जो सेम टाइम पे हुए हैं, ट्विंस है, बट दोनों
तो अलग अलग भी दिखते हैं, बिल्कुल ज्यादा उनके अंदर इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी नहीं होती है। भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ मैंने बॉय बॉय और गर्ल गर्ल भी लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म आया है क्रोमोसोम लेकर, कौन सा क्रोमोसोम लेकर स्पर्म आया है, ठीक है। इनको फ्रैटर्नल ट्विन्स बोलते हैं। इनके अंदर फिर भी हमें सिमिलैरिटीज देखने को, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग अलग था, स्पर्म भी एक ही फादर से आए बट अलग अलग आए फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, है ना। सो फिर भी हमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। अब आ जाओ आइडेंटिकल ट्विन्स। ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट है इनके बीच में डिफरेंसेस दिखाना, हालांकि डिफरेंसेस होते हैं, इनका जो फिंगरप्रिंट होगा और भी इनकी बॉडी के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस छोटे मोटे होंगे, बट ये बहुत ज्यादा सेम दिखते हैं, नाम ही रख दिया हमने आइडेंटिकल ट्विन्स। फिंगरप्रिंट जैसे थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। अब आइडेंटिकल ट्विन्स का क्या केस था, देखो बेटा, जब ब्लास्टोसिस्ट बना था, ब्लास्टोसिस्ट क्या था बेटा, बॉल ऑफ सेल्स ही तो थी। तो कभी कभी ना इम्प्लांटेशन से पहले ही ये बॉल ऑफ सेल्स दो में टूट जाती है। अगर ये दो में टूट गई तो दो बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। बट या तो दोनों लड़कियां होंगी, बोथ गर्ल्स, या फिर बोथ बॉयज, क्योंकि पहले जाइगोट बन चुका है, जाइगोट XY या XX वाला ऑलरेडी बन चुका है। यही XY और XX वाले, पता है ना तुमको, जाइगोट 1 से 2 में हुआ, 2 से 4 में हुआ, फिर 8 में हुआ, माइटोसिस करते करते, तो माइटोसिस करते करते बॉल ऑफ सेल्स बनी थी। अब वो बॉल ऑफ सेल्स अगर दो सेल्स में, दो हिस्सों में टूट गई, तो या तो ये सारे के सारे XX होंगे, यही से बॉल निकली है, ये सारे भी XX होंगे, या फिर अगर ये XY था, यहीं से दूसरी बॉल कट के निकल गई तो वो XY होगा, है ना। तो यहाँ पर या तो दोनों लड़के या दोनों बहनें वाला केस होता है। यहाँ पर आपको दो बच्चे दिख रहे हैं अगर दो बॉल्स अलग अलग बनी। बेटा कभी कभी 3 बॉल्स भी बन जाती हैं, अब रेप्लिकेट हो रही है तो 3 भी हो जाती हैं, कभी कभी 4 भी हो जाती हैं। तो जब 3 होती है उसको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं, है ना। ट्विंस के बाद 3 हो गए तो ट्रिपलेट्स, 4 हो गए तो क्वाड्रुप्लेट्स, यही होता है ना। तो वो इस केस में हो सकता है आइडेंटिकल ट्विंस में। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये एक माइंड मैप था, इसको बुक में से अच्छे से रीड करना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और डिटेल्स तो हम कर चुके हैं, बट जो हम डेप्थ में जाते हैं वो हम मेन लेक्चर्स के अंदर ही जाते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ माइंड मैप, ठीक है। तो मैं इसको इससे ज्यादा खींच नहीं सकती थी, चाह कर भी मैं इसको और ज्यादा लेंदी नहीं कर सकती थी, क्योंकि माइंड मैप का मीनिंग खत्म हो जाता। बट जरूर आपकी लाइव वन शॉट स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से। ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो बैच पे हैं बच्चे वो पढ़ चुके हैं चैप्टर, बट जो यूट्यूब वाला बच्चा है उनके लिए एक वन शॉट सीरीज आने वाली है जिसमें आपको ये बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अभी हमें माइंड मैप को माइंड मैप की तरह ही पढ़ना था, एंड नाउ दिस चैप्टर इज डन फ्रॉम माई साइड। ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, ग्लैंड्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, मेल ग्लैंड्स स्पेशली। देन मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, फेजेस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। देन उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, एंडोमेट्रियम का क्या रोल है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, एंड इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं, जेस्टेशन किसको बोलते हैं, पार्चुरेशन के टाइम पर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ऑल दोज थिंग्स वी हैव कवर्ड। So that's it बच्चा, now I am ending the lecture, bye bye, I will see you soon। अब हमारा एक पॉपुलेशन रह गया है, पॉपुलेशन अपने को करना है, एंड वन मोर चैप्टर इज लेफ्ट आई गेस, है ना। चलो बाय बाय। एवोल्यूशन इज लेफ्ट, तो 2 चैप्टर्स रह गए, उसके बाद हम वन शॉट स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।